नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज और मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कमोडिटी राउंडअप में सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे चांदी की। बाकी सारी कमोडिटीज में हल्की सी पॉज है, कुछ मुनाफा वसूली भी देखने को मिली है, लेकिन चांदी में नहीं, जहां पर हमने 42.30 के जैसे लेवल्स यहां पर बनते हुए देखे हैं और फिलहाल वहां पर होल्ड भी करता हुआ नजर आया है। मार्केट्स में जिस तरह का डेटा आया है वो सपोर्टिव है, साथ ही साथ यूएस फेड की मीटिंग अगले हफ्ते है और उसके पहले चांदी में यहाँ पर लगातार तेजी। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर बारिशों की, जहाँ पर मुंबई, कर्नाटका, गोवा समेत नॉर्थ इंडिया के भी काफ़ी इलाकों में अच्छी खासी बारिश है। आगे जाकर किस तरह का रुझान रह सकता है और बाकी का सितंबर कैसा दिखता है, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ इन सब पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं श्री मंडोत ज्वेलर्स के मनोज मंडोत, निर्मल वांग सिक्योरिटीज के कुणाल शाह एंड स्काईमेट के प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज जीपी शर्मा। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बीआईएस के डीजी प्रमोद तिवारी ने चांदी की हॉलमार्किंग के बारे में क्या कहा। सर, अभी आपने हाल में ही सिल्वर की हॉलमार्किंग की शुरुआत की है, किस तरह का फीडबैक आ रहा है उस पर? हाँ, सिल्वर की हॉलमार्किंग तो हो ही रही थी। जो 1 सितंबर से चेंज हुआ है वो ये कि जैसे गोल्ड ज्वेलरी में HUID हम इम्बॉस कर रहे थे, उसी तरीके से अब सिल्वर ज्वेलरी में भी अब HUID यूज होगा। और फिलहाल ये वॉलंटरी है, ये मैंडेटरी नहीं है। हम इसको एक्सपेरिमेंटल तौर पे कुछ समय के लिए देखना चाहते हैं और अगर लगता है कि सक्सेसफुली काम हो रहा है तो हमें थोड़ा समय चाहिए इसके मूल्यांकन के लिए और उसके बाद में फिर हम मैंडेटरी। कितना समय सर, 1 साल या 6 महीने? कितना? 6 महीना काफी होना चाहिए। 6 महीने तक हम इसको देखेंगे और उसके बाद में फिर मैंडेटरी किया जाए कि नहीं, इस पर विचार किया जाएगा। सर, इसके साथ आप ई मोबिलिटी के स्टैंडर्ड बनाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं, कब तक हम देख सकते हैं कुछ बढ़िया स्टैंडर्ड उसमें? नहीं, ई मोबिलिटी में तो मैंने बताया कि हमने बहुत सारे स्टैंडर्ड पब्लिश किए हैं। इफ आई रिकॉल करेक्टली, थोड़ा हो सकता है नंबर इधर, हमने 17 स्टैंडर्ड डेवलप किए हैं जो बेसिकली आपको ईवी चार्जिंग स्टेशंस के हैं स्टैंडर्ड हैं, उसकी सेफ्टी के लिए हैं, बैटरी चार्जिंग की सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स हैं। और जो एक बहुत महत्वपूर्ण काम हम लोग कर रहे हैं जो अभी ड्राफ्ट स्टेज पे है, वो है बैटरी स्वैपिंग का, कि अल्टीमेटली अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को पॉपुलर होना है तो हमें पेट्रोल पंप जैसे कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी कि आप बैटरी एक्सचेंज कर ले जाके वहाँ। तो इस पे भी काम हो रहा है। तो दिस इज अ वेरी एक्टिव एरिया है BIS के लिए। ऑलराइट, तो एक्सक्लूसिव बातचीत है सीएनबीसी आवाज की बीआईएस के डीजी प्रमोद तिवारी के साथ, जो कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स बैटरी स्वैपिंग पर तो यहाँ पर काम हो ही रहा है, लेकिन चांदी में उन्होंने कहा कि वेदर और नॉट चांदी की हॉलमार्किंग को यहाँ पर मैंडेटरी किया जाएगा और कब तक किया जाएगा, कैसे रहेगा, वो अगले 6 महीने में उसका कॉल बीआईएस यहाँ पर लेने वाला है। एक सेंस यहाँ पर चांदी के प्राइसेस पे भी ले लेते हैं। हमारे साथ कुणाल जुड़ चुके हैं। कुणाल, कैसे देखते हैं आप प्राइसेस को? क्योंकि जैसे मैं कह रही थी कि बाकी सब चीज़ों में हल्का सा पॉज है, लेकिन चांदी में गेन्स आज भी बरकरार हैं, इवन एज इन अ स्मॉलर सेंस, लेकिन $42 पर आउंस को ये होल्ड कर रहा है। यहाँ से अब आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए चांदी में आने वाले समय में? देखिए, लास्ट 2 दिनों में शुक्रवार को चांदी के जो लीज रेट है वो बढ़ गए थे। सो ये सब इंडिकेट कर रहा है मार्केट में शॉर्टेज है। सो आई थिंक जब तक फेड की मीटिंग का आउटकम नहीं आता है या जब तक फेड की मीटिंग का कंक्लूजन नहीं आता है, स्पीच क्या रहेगी, ये सब अनसर्टेनिटी जब तक मार्केट में बनी रहेगी तब तक चांदी शॉर्ट नहीं करनी चाहिए भूल से भी। और तब तक अपसाइड में मैं देख रहा हूँ कि कंजर्वेटिवली $44.5, $44 शायद वो लेवल तक ऊपर में जाने की जगह है। सो बाई डिप्स की रणनीति अपनाइए, 1,28,000 के आसपास बाई कर सकते हैं आप। और मेरी राय में ऊपर में 1,30,000 31,000 तक के स्तर आपको चांदी दिखा सकती है। सो टिल द टाइम द फेड मीटिंग का रिजल्ट नहीं आता है, आउटलुक नहीं आता है, तब तक मेरे हिसाब से तेजी में ही बने रहना चाहिए। वेल एब्सोल्युटली, अगर चांदी की बात की जाए तो इस साल में हमने करीब 46% के रिटर्न्स आते हुए देखे हैं। रुपए के तौर में यहाँ पर ज़्यादा ही हैं बिकॉज डिप्रिसिएशन रुपए का यहाँ पर इन फैक्टर है, लेकिन जैसे कहा गया कि यहाँ पर और तेज़ी है। और कुणाल ने जो पॉइंट मेंशन किया कि चांदी के लीज रेट्स ऑन द हायर साइड हैं, फिजिकल बाइंग यहाँ पर अभी भी प्रीमियम पे है। भारत में अब तक हमने 3,000 टन फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में चांदी का इंपोर्ट आता हुआ देखा है। मनोज, आपको चर्चा में शामिल करेंगे, कैसे देखते हैं आप फिलहाल यहाँ पर डिमांड, जिस तरह से चांदी के प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं? एक तो आपकी क्या सेंस है, कहाँ जा सकते हैं सिल्वर प्राइसेस, और दूसरा डिमांड कैसी है?
नमस्ते मनीषा जी। पिछले इंटरव्यू में आपसे जब डिस्कशन हुआ था तो शॉर्ट टर्म गोल हमारा 125 था ही। लॉन्ग टर्म 4920 की जब बात हो रही थी, 2008 तक की बात कर ले, उसके बाद चांदी का वो मोमेंट नहीं आया है जो हम सब वेट कर रहे थे। 2008 में जब पूरी दुनिया ग्लोबल क्राइसिस से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, उस समय चांदी $50 थी। उसके बाद करीबन अबाउट 16-17 साल तक अंडर वैल्यूड कमोडिटी रही। अब इसका क्या एक फंडामेंटल बेस बन चुका है, तो उस वजह से इसकी डिमांड कम नहीं हो रही है और फिजिकली जो बाइंग है इसकी काफी स्ट्रांग है, प्रीमियम साइड में है अभी भी। हम्म तो आपको क्या लगता है मनोज, कहाँ जा रहे हैं प्राइसेस? जैसे आपने कहा आपका इनिशियल टारगेट 125 का पूरा हो चुका है, अगला कोई टारगेट बनाया है? $50। ओके। एंड जिस जैसे तरह से फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट, हाँ। ये क्या है अभी कंपैरेटिवली गोल्ड सिल्वर का रेशियो ले तो बहुत काफी पीछे है अभी भी। हम्म एंशियंट टाइम्स में 12:1 था, मॉडर्न एरा में 50:60 था, अभी 82:1 है। तो कहीं ना कहीं ये अभी भी अंडरवैल्यूड कमोडिटी ही है। आखिर जो इसका जो प्राइस कंपैरेटिव है या इसका जो स्टेटस कंपैरिजन है वो कहीं ना कहीं गोल्ड से होता है, अंडरवैल्यूड होने के बावजूद भी। तो मेरे को लगता है ये $50 तक टच होना ही चाहिए इस बार। हम्म मनोज, अब बहुत ज़्यादा प्राइसेस बहुत सडनली बढ़ते हुए नजर आए हैं और ये हमारा चार्ट है जो आपको बता रहा है कि सितंबर के महीने में ही हमने किस तरह की तेज़ी यहाँ पर बनते हुए देखी है। तो करीब करीब 6,000 रुपए प्रति किलो के प्राइसेस तो सितंबर में ही बढ़ गए हैं। क्या इसका इम्पैक्ट डिमांड में बनता हुआ नजर आया? इसका पूरा कारण डिमांड की वजह से है। पहले जो इंडस्ट्रियल यूज था उसके आगे अभी जो इन्वेस्टमेंट इसका जो है काफी ज्यादा और तेजी से बढ़ रहा है इसकी ओर। इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड भी बढ़ी है और खास तौर पर भारत में काफी सिल्वर एक्सक्लूसिव शोरूम्स खुल रहे हैं, तो कंज्यूमर लेवल से और बिजनेस पर्सपेक्टिव में भी काफी चांदी में लिक्विड फ्लो हो रहा है। उसके कारण मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये फिलहाल बैक ट्रैक में मेरे को जाने दिख नहीं रहा है फिलहाल के लिए। हम्म लेकिन क्योंकि प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्या इमीडिएट डिमांड में कोई इम्पैक्ट है कि लोगों ने कम खरीदा हो या सर्टन चीज़ें ही ली हों? बड़े स्टैचूज जो पहले जाते थे वो अब नहीं जा रहे हैं, कुछ ट्रेंड चेंज हमने देखा है ये प्राइस की वजह से? ट्रेंड कंप्लीटली शिफ्ट हो चुका है। अभी जो ट्रेंड है वो बुलियन और बार्स का चल रहा है। वो धनतेरस पे भी हम्म हमको वही उम्मीद है। आर्टिफैक्ट्स और लेग चेन्स आर्टिकल्स का जो प्रिसाइसली जो वॉल्यूम था वो कंपैरेटिवली कम हो चुका है। बट कहीं ना कहीं कंज्यूमर को वो प्राइस एडजस्ट करने में वक्त लगेगा। बट जैसे ही ये थोड़े स्टेबलाइज हो जाते हैं, मेरे हिसाब से वो फिर से ट्रेंड में आ जाना चाहिए। हम्म मनोज, जैसे आपने कहा कि स्टैंडअलोन सिल्वर एक्सक्लूसिव शोरूम्स का ट्रेंड यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है और जी हाँ, काफी लोग जो पहले से चांदी में थे वो यहाँ पर काम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आपके क्या प्लान्स हैं? जिस तरह से चांदी का मूवमेंट है, प्राइसेस का और डिमांड बढ़ रही है, क्या आप यहाँ पर और ज्यादा एक्सपैंड करने की कोशिश में हैं? हम 6 महीने पहले ऑलरेडी सिल्वर ज्वेलरी एक्सक्लूसिव रूट में बैंगलोर में इसको शुरू किया था। तो ये काम तो अगर 6 से 8 महीने से चला कल्याण ज्वेल्स के नाम से। उसमें काफ़ी स्कोप है। जिस हिसाब से गोल्ड के भाव बढ़ रहे हैं, वो एक इन्वेस्टमेंट तौर पे लोग मानना शुरू कर दिया गोल्ड को। और चांदी जो है वो ऑर्नामेंटल यूज़ में लोग उसको प्रैक्टिस में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं और वो हो भी रहा है। हम्म मनोज, अब यहाँ से जैसे आपने कहा कि $50 चांदी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जा सकती है और तेजी यहाँ पर दिखा सकती है। आई टेक योर पॉइंट जो आप कह रहे हैं कि बुलियन एंड बार्स की डिमांड यहाँ पर ज्यादा है। ज्वेलरी आर्टिफैक्ट्स क्या यहाँ पर गिरी है या फिर आपको लगता है विद इन दैट कैटेगराइजेशन ऑल्सो लोग खरीद रहे हैं? कंसिडरेबली वॉल्यूम तो कम हुआ है, बट जैसे ओके। जैसे अभी तो त्योहार की तरफ हम बढ़ रहे हैं, धनतेरस है, दिवाली है, दशहरा है, उन सब पे मेरे हिसाब से जैसे ही प्राइस नॉर्मलाइज हो जाएंगे उन सब की डिमांड फिर से ऑन ट्रैक आना चालू हो जाएगी। ज्वेलरी आखिर भारत एक ऐसा देश है, ज्वेलरी के बिना किसी का काम नहीं बनता है। तो ये इधर चांदी हो या सोना हो, वो सूनर और लेटर वो फिर से वो परचेस ट्रेंड में आना ही पड़ेगा सबको। हम्म जहां तक इंपोर्ट्स की बात है मनोज, हमने 3,000 टन फर्स्ट हाफ में होता हुआ देखा है। यूजुअली हम देखते हैं 6-7,000 टन का इंपोर्ट ऑन नॉर्मल ईयर हम यहाँ पर आता हुआ देखते हैं। आपको लगता है सेकेंड हाफ में ये तैयारी हो चुकी है, स्टॉक्स इन है, या फिर आपको लगता है और बाइंग और इंपोर्ट्स यहाँ पर आएंगे? मेरे हिसाब से फर्स्ट क्वार्टर से अबाउट 20 to 25% सेकेंड क्वार्टर में खरीदी ज्यादा होगी, क्योंकि अब जिस हिसाब से प्राइसेस है लोग सारे तेजी में है। और इस ग्राउंड लेवल पे अगर देखा जाए तो काफी चांदी प्रीमियम में भी बिकना शुरू हो गई है लास्ट 10-15 दिनों से। तो जब तक सेलिंग नहीं आएगा तब तक इसका वॉल्यूम कम होना बहुत मुश्किल लग रहा है और फिलहाल उसके कोई आसार नहीं लग रहे हैं। जैसे अभी वेडनेसडे फेड मीट है, उस फेड मीट में शायद मुनाफा वसूली का हम देख सकते हैं, बट अभी वो उस दिन के मैदान में पता चलेगा क्या राय है उनकी। एब्सोल्युटली, वो एक इवेंट हम यहाँ पर वॉच आउट करें। फाइनल क्वेश्चन यहाँ पर, जैसे आपने कहा
फिजिकल यहाँ पर प्रीमियम में है, बाइंग अच्छी खासी है मार्केट्स में। क्या ये फ्रेश बाइंग है? क्या लोग पुरानी चांदी भी लेके आ रहे हैं? एक ट्रेंड जो हमने ₹1,00,000 जब चांदी गई थी तो देखा था कि लोग पुरानी चांदी मार्केट में लेकर आ रहे थे, उसका सिनेरियो कैसा है? नहीं, अभी कंप्लीटली नया लिक्विड फ्लो हो रहा है मार्केट में इस साइड में, पुराना तो अभी फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। जिस हिसाब से लोग अभी 2011 में लास्ट हमने $4,920 टच होते हुए देखा, उस टाइम पे जो बुल रन हुआ था शायद उसके बाद अभी जो बुल रन चल रहा है उससे ज़्यादा लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसमें है अभी। ऑलराइट मनोज, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो अच्छी खासी तेजी है, इंपोर्ट स्ट्रांग है और जैसे कहा गया कई सालों ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स चांदी अंडर वैल्यूड होने के बाद अब यहाँ पर अच्छी खासी बड़ी है और खरीदारी ही करनी है। कुणाल भी जैसे हमें पहले बोल रहे थे कि गलती से भी इसे शॉर्ट नहीं करना है, यहाँ से भी और तेजी की उम्मीद फिलहाल यहाँ पर चांदी में। मिलिए तो ही चांदी की बात, लेकिन कुणाल यहाँ पर अगर मेटल्स की बात की जाए, पिछला हफ्ता सपोर्टेड था, ये हफ्ता एज ऑफ नाउ फ्लैट है। क्या हम कोई भी ट्रेंड क्लियर आता हुआ देखेंगे यूएस फेड की मीटिंग से पहले? आई थिंक एक तो अभी मेटल्स में दो चीज सपोर्टिव हो गई है। एक जो यूएस की ओर से रेट कट आने वाला है वो, और दूसरा चाइना की ओर से स्टिमुलस। तो आज जो चाइना की इकोनॉमिक डेटा है जो अगस्त महीने में ऐसा दिखा रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी शार्पली चाइना में स्लो हो गई है। सो नाउ ये पहले ये उल्टा होता है, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो होती है तब बाजार वहां पे जोर से बढ़ना चालू होता है, क्योंकि अभी एक्सपेक्टेशन बिल्ड होती है कि भाई यहाँ पे स्टिमुलस आएगा। 1 साल से ये स्टिमुलस का लॉलीपॉप दिया जा रहा है पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। सो ये मार्केट में एक्सपेक्टेशन बिल्ड करके प्राइसेस में तेजी सस्टेन करने का क्षमता रखता है ये एक्सपेक्टेशन। और मैं मानता हूं कि कॉपर, एल्यूमिनियम और इवन जिंक फॉर दैट मैटर, ये तीनों मेटल्स में अपसाइड रहने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। कुणाल, एंड गोल्ड में अब यहाँ पर क्या सेंस है? तेजी ऑफ कोर्स यहाँ पर भी बनते हुए नजर आई है, ऑल टाइम हाइज लगातार छूने के बाद एक स्लाइटली पॉज यहाँ पर है। ऑफ कोर्स यूएस फेड मीटिंग एट द सेंटर ऑफ इट ऑल, पर यहाँ से आपको क्या लगता है, क्या नियर टर्म टारगेट्स बन गए हैं? क्या एक यूएस फेड के आसपास एक हाई और बन जाएगा? कैसे अप्रोच करें इसको? आई थिंक देखिए, लॉन्ग टर्म में तेजी का कोई डाउट नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि फेड की मीटिंग के बाद उनकी जो स्पीच रहेगी दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो स्पीच में आगे एग्रेसिव रेट कट की बात नहीं होती है तो गोल्ड 100% नीचे आएगा। अगर वो वहां से ऐसा कहते हैं कि और 2 रेट कट हो गए और 25 बेसिस पर 25 बेसिस का या 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट करके बोलते हैं और 2 रेट कट हो गए तो थोड़ा बहुत बढ़ेगा। और अगर एग्रेसिव रेट कट की बात की आ गया तो गोल्ड ज्यादा बढ़ेगा। सो आई थिंक देयर आर 3 सिनेरियो। उसमें मेरा मानना ऐसा है कि 3750 कॉमेक्स फ्यूचर इंडिया में दैट शुड ट्रांसलेट इनटू समवेयर एट 1,12,000 के आसपास एक बार गोल्ड जा सकता है मैक्सिमम अपसाइड। वहां पे प्रॉफिट लेके साइड पे बैठना चाहिए, फेड की इवेंट को ऑब्जर्व करना चाहिए और थर्सडे मॉर्निंग को पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। ऑलराइट, तो एक क्लियर कट स्ट्रैटेजी है कि आप यूएस फेड की मीटिंग को यहाँ पर कैसे अप्रोच करें। ब्रेक में जाने से पहले कुणाल, आपकी यहाँ पर कच्चे तेल को लेकर क्या सेंस है? क्योंकि पिछला हफ्ता तेजी का था और यहाँ पर अपने हाइज के आसपास के कारोबार अभी भी हैं। जिस तरह से यूक्रेन रशिया है, यूएस फेड की मीटिंग है, यूएस ट्रंप की स्टेटमेंट्स हैं, काफी कुछ है जो यहाँ पर इसे मूव कर रहा है। कच्चा तेल में आई थिंक यूएस के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं रशिया को लेके वो बुलिश है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दिस विल कंटिन्यू। 56, 80, 57, 20 ऐसे लेवल्स आपको कच्चे तेल में देखने मिल सकते हैं। बाई कीजिए, $65 तक आपको नाइमेक्स जाता हुआ नजर आ सकता है। ऑलराइट, तो हल्की सी बढ़त यहाँ पर भी मौजूद रह सकती है, शॉर्ट यहाँ पर भी नहीं करना है। कुणाल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी। इसके इलाकों के लिए एक बार फिर से बारिश परेशानी का कारण है। मौसम विभाग ने बॉम्बे, ठाणे, रायगढ़ और नवी मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं राजस्थान में समय से पहले मानसून की विदाई भी शुरू हो गई है। इस बदलाव के पीछे क्या कारण है और आगे की स्थिति कैसी रह सकती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्काईमेट के प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज मिस्टर जीपी शर्मा है। मिस्टर शर्मा, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, और आज सुबह मुंबई के लिए यहाँ पर दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई हैं। कितना लंबा और कैसा रह सकता है ये मौसम? देखिए मनीषा, जाता जाता मानसून है और जहां से भी विड्रॉ होता है, और विशेषकर मुंबई की बात करूं तो जैसे हमने पहले भी देखा, पिछले साल भी काफी लंबा मानसून चला था। इस बार का हालांकि जैसे आपने बताया विड्रॉल नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से शुरू जरूर हो गया, राजस्थान के क्षेत्रों से। मुंबई की बात करें तो इस पूरे सप्ताह में तो कुछ ना कुछ बरसात होती रहेगी, और अब जैसे कल से तो नॉन स्टॉप है, करीब करीब पिछले
12-15 घंटे की बात करें तो नॉन स्टॉप रेंज है और ये अभी चलेंगी आज के दिन में। देर रात या देर शाम या रात को इसमें थोड़ी इंटेंसिटी स्प्रेड में थोड़ी कमी जरूर आएगी, लेकिन जैसे मैंने कहा कम से कम फ्राइडे तक तो ये बरसात हमें इसके मॉडरेट इंटेंसिटी और बीच बीच में ज्यादा कुछ स्पेल हैवी हमें देखने को मिलेंगे मुंबई में। हालांकि अगले 24 घंटे जो है वो ज्यादा क्रिटिकल है और उसके बाद इसमें थोड़ा बदलाव जरूर होगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि बरसात बंद नहीं होगी मुंबई में अभी। वैसे भी मुंबई से तो मानसून जाते जाते पहले सप्ताह नॉर्मल डेट होती है, 6-7 तारीख तक अक्टूबर तक वापस जाता है, क्योंकि चाहे देश के बाकी हिस्सों से या राजस्थान से विड्रॉवल जरूर शुरू हो गई है, नॉर्दर्न पार्ट से और अगले दिनों में हो जाएगी, लेकिन उसका कोई डायरेक्ट संबंध बाकी क्षेत्रों से नहीं रहता है। तो मुंबई में सितंबर का महीना तो आप लेके चलें कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी अभी यहाँ चलती ही रहेगी। जी तो राजस्थान से विड्रॉल शुरू हो गया, लेकिन महाराष्ट्र के लिए ये हफ्ता यहाँ पर लगातार बारिश वाला है और जैसे आपने कहा कि अक्टूबर तक भी हम यहाँ पर बारिश आता हुआ देखेंगे। मिस्टर शर्मा, जस्ट टू गेट अ सेंस ओवरऑल नंबर्स का, यहाँ पर हमने जून देखा, जुलाई देखा, अगस्त भी देख लिया, अब जहाँ पर सितंबर में हम खड़े हैं, मिड सितंबर में, कैसे देखते हैं आप अब तक की बारिश ओवरऑल पैन इंडिया? एक बहुत ही डिफरेंट सा मानसून है। जनरली हमें देखने को मिलता नहीं है कि मैंने कई बार कहता भी था मैं कि जो मानसून के चारों महीने कभी ज्यादा अच्छे नहीं होते और चारों के चारों महीने कभी खराब भी नहीं होते। और हालांकि ऐसा हुआ जरूर है और ये इस बार का मानसून उसी का ही ऐसा ही एक केस है जिसमें कि चारों के चारों महीनों में जो वर्षा है वो सामान्य से ज्यादा होगी। जून में हमें पता है 9% ज्यादा थी, जुलाई और अगस्त में 5% ज्यादा, और उसके साथ अभी सितंबर की बात करें आज के दिन में भी 15-16% वर्षा सामान्य से ज्यादा है। हम हाफ वे थ्रू हैं सितंबर के और अभी वर्षा बाकी है, अभी बंद नहीं। हालांकि विड्रॉवल बेशक जरूर शुरू हो गया है नॉर्दर्न पार्ट्स में। वर्षा अभी मैं कह रहा हूँ पहाड़ों में और मैदानी इलाकों में अभी नाम मात्र होगी, अब वर्षा नहीं होने वाली है। छिटपुट रूप से जरूर हो सकती है दिल्ली जैसे क्षेत्रों में आगे 2-3 दिनों में, लेकिन ज्यादातर अब विड्रॉवल का समय है और विड्रॉवल भी होते होते जो देश के पूर्वी भाग, उत्तर पूर्व भाग और इवन मुंबई समेत जो महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं उसमें ये सितंबर का महीना तो ऐसे ही निकल जाता है विड्रॉवल में। तो सितंबर के महीने में जहां वर्षा होनी चाहिए देश के जिन भागों में, पूर्वी भागों में, मध्यवर्ती भागों में, विशेषकर मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा तो वर्षा जारी रहेगी। अगले 4-5 दिन में तो अच्छी वर्षा रहेगी और उसके बाद एक स्पेल और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्रों में, उसके साथ सटे हुए जो गुजरात के क्षेत्र हैं उनमें भी वर्षा ऐसे ही जारी रहेगी। देश के वर्षा कम होगी दक्षिणी भागों में, जो जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल समेत इन क्षेत्रों में, और उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा जहां से तो मानसून विड्रॉ हो जाएगा पूरे पहाड़ी क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर से लेके हिमाचल, उत्तराखंड और मैदानी क्षेत्रों में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक भी अब कोई विशेष वर्षा की संभावना नहीं है इस मानसून के सीजन में। लेकिन जो पूर्वी भाग है, मध्यवर्ती भाग है, अभी लगभग 2-3 सप्ताह और लेके चलें कि वर्षा जारी रहेगी। फाइनल विड्रॉल जो होता है करीब 15 अक्टूबर के आसपास होता है वो देश से, क्योंकि वो समय आ जाता है नॉर्थ ईस्ट मानसून सेट होने का। तो इस बार हो सकता है उससे 5-7 दिन पहले लेके चलेंगे तो पहले सप्ताह के आसपास हो सकता है 7-8-10 तारीख तक, अक्टूबर तक देश से भी मानसून पूरे कंट्री से विड्रॉ हो जाएगा। जी अब मैं अगर इनिशियल हमारी कॉन्वर्सेशंस पे जाऊँ मिस्टर शर्मा, तो आपने कहा ही था कि ये नॉर्मल, ऑलमोस्ट अबव नॉर्मल मानसून है। स्काईमेट और IMD के आंकड़े यहाँ पर ऑलमोस्ट मिलते जुलते नजर आए हैं। बाय द टाइम वी फिनिश द मानसून किस नंबर्स के साथ हम वहाँ पर होंगे? आज के दिन में 107% है। एक आध प्रतिशत ही इसमें ऊपर नीचे होना चाहिए, बस इस पे ही मानसून बंद होगी। जिस तरह से हमने नॉर्थ की इस बार हालत देखी है, चाहे वो जम्मू कश्मीर था या फिर हिमाचल था, कई बाकी एरियाज में भी बहुत ज्यादा बारिश बनती हुई नजर आई है। कैसे देखते हैं आप उसे? एक पैटर्न सेट हो रहा है, क्योंकि पिछले साल भी काफी हद तक ऐसा ही सीन था। देखिए जैसे मैंने कहा मानसून, ये वाला मानसून पहले से अलग है।
सभी चारों के चारों महीनों में लगातार एक्टिविटी, और विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में एक तो वैसे ही क्योंकि उनकी ज्योग्राफी इज टोटली डिफरेंट, द टेरेन इज डिफरेंट, छोटी मोटा सिस्टम भी अगर आता है तो वो एम्पलीफाई हो जाके वहां पे, जैसे इस पर हमें देखने को मिला एक के बाद एक जम्मू कश्मीर से लेके अलग अलग क्षेत्रों में जो हमें क्लाउड बस्ट की घटनाएं जो है वो ज्यादा देखने को मिली। और पश्चिमी विक्षोभ का तो एक के बाद एक कांटा लगा ही रहा, और जो बाकी क्षेत्र जो मानसून के सिस्टम थे वो भी, तो दोनों की इंटरेक्शन होने के कारण इस बार एक्टिविटी सामान्य से काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन अब जैसे मैंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों से भी अब मानसून विड्रॉ हो जाएगा, अब हमें उसकी चिंता नहीं रहेगी कि हाँ और कोई क्लाउड बस्ट या और कोई वहां पे लैंडस्लाइड्स वगैरह, उसमें हमें राहत मिलेगी। वो अब चांस ना के बराबर रहेंगे अब रेस्ट ऑफ द मानसून सीजन में। हाँ, अगले जब इसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट मानसून या पश्चिमी विक्षोभ होते हैं उनके कारण स्नोफॉल जरूर शुरू हो जाता है, पर उसमें अभी वक्त लगेगा। ये जरूरी है कि ज्यादा जितनी इंस्टेंसेस हुई हैं जो क्लाउड बस्ट वगैरह की, आए दिन हम कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज है, तापमान में बढ़ोतरी है। अगर तापमान 2024 भी एक ऐसा साल होगा जिसमें तापमान विशेषकर देश काफी सारे भागों में और इन पहाड़ी क्षेत्रों में भी सामान्य से काफी ज्यादा रहेंगे। तो उसके चलते जब तापमान बढ़ता है तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है पानी को रोकने की, और जब वो बरसते हैं तो उसके बाद वो क्लाउड बस्ट होता है। क्लाउड बस्ट यही कि बहुत ज्यादा भारी मात्रा में वर्षा थोड़े समय के अंदर ही, और ऐसा हमें इस बार देखने को मिला है। और ये उसका ही एक हिस्सा है जो हम कहते हैं कि ग्लोबल चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सब उसी का ही हिस्सा है। और हो सकता है इस तरह की जो घटनाएं हैं मोर फ्रीक्वेंट, मोर इंटेंसिव आने वाले दिनों में हमें जरूर देखने को मिलेगी। जी, मेरा फाइनल सवाल मिस्टर शर्मा यहाँ पर एग्रीकल्चर को लेकर है। जैसे आपने कहा कि चारों महीनों में यहाँ पर ज़्यादा बारिश थी और एक के बाद एक हमने इंस्टेंसेस आते हुए देखे, सिर्फ हिमाचल में नहीं, हमने महाराष्ट्र में भी वही होता हुआ देखा है। उसी तरह की पिक्चर्स यहाँ पर पंजाब से, हरियाणा से भी निकलती हुई नजर आई हैं। और ऑफकोर्स वो क्रॉप डैमेज की असेसमेंट्स अभी भी यहाँ पर जारी हैं। एग्री के लिहाज से, नंबर्स के लिहाज से मानसून बहुत बेहतरीन रहा, एग्री के लिहाज से आप कहेंगे यहाँ पर थोड़ा सा खराब था? एग्री के आपका कहना ठीक है। एग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर हम कह सकते हैं कि कुछ क्षेत्र पर केवल वर्षा के कारण ही वो नुकसान नहीं हुआ। जैसे अगर हम पंजाब, हरियाणा और उसके आसपास के क्षेत्रों की बात करते हैं, जितनी वाटर बॉडीज हैं, हमें हमेशा चिंता यही रहती है कि पता नहीं बारिश होगी या नहीं होगी, तो उसमें हम हो सकता है अलग अलग समय पे जरूरत से ज्यादा पानी स्टोर किया जाता है, और इस पर ऐसा हुआ भी है। पंजाब के जो जितने बड़े बड़े डैम हैं, चाहे भाखड़ा डैम कहिए या पौंग डैम कहिए, रंजीत सागर कहिए, अब पानी कभी उससे पहले हमने कभी उसको छोड़ा ही नहीं। हालांकि उसका स्तर अच्छा था, और एक समय ऐसे आ गया कि जब इतनी बारिश आ गई, पानी भी छोड़ना पड़ा, वर्षा भी है और पानी भी छोड़ना पड़ा। दोनों के कारण ही जो जल भराव और फ्लड सिचुएशन जो पैदा हुई है वो उन दोनों के कारण हुई है, केवल अकेले वर्षा के कारण नहीं हुई है। और बाकी मैं कहूँ तो ये मानसून सीजन अच्छा रहा है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। केवल एक हमें ब्रेक मानसून देखने को मिला, वो भी ज्यादा लंबा नहीं चला। हालांकि उसके कारण राजस्थान के और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में जो अगस्त का पहले 10-12 दिन थे उसमें वर्षा नहीं हुई थी, उसके कारण जरूर थोड़ा बहुत नुकसान जरूर हुआ। लेकिन जो नुकसान एक बार हो जाए उसकी भरपाई तो नहीं होती, वो तो नहीं हो पाई। पर ये है कि उसके बाद से मानसून ने अच्छी तेजी पकड़ी, अच्छा पेस पकड़ा। तो कुल मिला के कहें तो एक बहुत अच्छा मानसून, बहुत कम बार होता है जो ऐसा अच्छा हमें मानसून देखने को मिलेगा। और पिछले आप 6-7 साल की बात करें तो 2023 को छोड़ दें जिसमें एल नीनो की स्थिति थी, तो बिलो नॉर्मल मानसून हुआ था। अदरवाइज 20, 21, 22, 24, 25 मेरे ख्याल में तो कहना बहुत जल्दी होगा, अगले साल के लिए अच्छा रहना चाहिए। मिस्टर शर्मा, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया उस डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन के लिए, जहां पर क्लाइमेट चेंज से एग्रीकल्चर और ऑफ कोर्स किस तरह का मानसून यहां पर 2025 में रहा वो सब डिस्कस भी करने के लिए। इसी के साथ ही फिलहाल इस कार्यक्रम में एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो लेकर आएंगे फ्यूचर्स एक्सप्रेस।